मेरी 14 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड होते ही 1 महीना हुआ था और उस लड़की की शादी कर दी गई थी। वह बहुत छोटी और मासूम थी। तो मैं करीब जाकर बेड पर बैठा, उसके होठों पर हाथ रखा तो वह उछलकर एकदम बेड से उस साइड में चली गई और मुझसे कहने लगी, "यह क्या बदतमीजी है? मैंने तो सुना था पति शादी की रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम यह सब मेरे साथ क्या कर रहे हो?" तो मैंने कहा, "असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद होती है।" मेरी यह बात सुनकर वह थोड़ा डर गई थी। अब मैं भी अपने जज्बात पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसीलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसके बालों को खींचकर उसे अपने पास किया। फिर उसे पर अपना मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवाई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि पूजा की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उसे लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक ना सुनी क्योंकि हम अपने माँ-बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम दिल्ली से संबंध रखते थे, वहाँ पर यह आम बात थी। बड़े लोग बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे और पूजा तो मेरी भाभी की बहन ही थी। मेरी भाभी की बहन पूजा से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त कमरे में पूजा दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैंने उससे जय श्री कृष्णा और कहा, बेड पर जाकर बैठ गया। पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होठों को अपनी उंगली सहलाना शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगता ही उसके होठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, "यह क्या बेशर्मी है? तुम अपना हाथ पीछे करो।" मैं भी सख्ती से बोला, "क्यों क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे? अब पत्नी बन चुकी हो मेरी और वैसे भी बहुत शौक था न तुझे शादी करने का और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब मैं तुम्हें भी तो पता चले कि शादी की रात पति अपनी पत्नी के साथ क्या-क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊँगा, होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे, जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर यह सब कुछ।" मैं उससे कह रहा था कि मेरी बातें सुनकर वह बहुत घबरा गई और कहने लगी, "देखो, मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना।" यह सुनकर वह बेड से खड़ी हो गई और वह बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसको ज़ोर से पकड़कर खड़ा हो गया। मैं भी कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी, मिस्टर पूजा। इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा न कि शादी की रात और क्या-क्या होता है। तो पूजा कहने लगी कि मुझे तुम दूध पीते बच्चे ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी की रात पति क्या करता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी-सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, "पति ऐसा भी क्या-क्या करता है दुल्हन के साथ? ज़रा मुझे भी तो बताओ।" जिस तरह वह बोल रही थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी कि शादी की रात तो पति अपनी पत्नी को मुँह दिखाई का तोहफ़ा भी देते हैं। मैंने कहा, "उसके बाद क्या होता है?" तो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी-पापा का बहुत ख़्याल रखना, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका हर हुक्म मानना है, वगैरह-वगैरह। तो मैंने कहा, "अरे वाह! तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो सब पता है। कम उम्र में ही बहुत समझदार हो तुम।" हाँ, समझदार तो मैं हूँ और मुझे यह भी पता है कि अपनी सास-ससुर की अपने काबू में कैसे करना है। यह सुनकर
तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसके इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया और उससे कहने लगा, अच्छा चलो, तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, इतना, बस इतना ही मैं सीरियल में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत मन ही मन मुस्कुराया था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी पास खींच लिया और उससे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। और मैं उसे और ज़्यादा डरावना चाहता था, इसीलिए अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर हाथ घुमाने लगा। फिर जिस्म पर महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वह मेरी बात सुनकर हिचकिचाने लगी थी। फिर उसने कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं उसके गाल पर धीरे से चुटकी काटी और कहा तो वह बहुत घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी से एक नाइट सूट निकाल कर दी और कहा, यह पहन लो। और वह नाइट लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज करके आई तो मैं कब भूल चुका था और वह उससे बड़ी की जालीदार नाइटी में और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियाँ बनाने लगी थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो, तुम्हारे खुले बाल अच्छे लग रहे हैं। फिर उसकी बाजू से कसकर पकड़ लिया था और उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में चुप अंधेरा था। मैंने कहा, मिसेस पूजा, अब तुम तैयार होना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वह तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम अभी से ही क्यों इतना डर गई हो? मैं तो अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी दुनिया घूमती हुई नज़र आएगी। शादी विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था, वजह उससे भरोसा देता। मैं उसे शादी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डर देना चाहता था, ताकि पूजा नाम की लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से इतना डर जाए कि घर की ही ना बस सके और मैं अपने घर वालों पर यह साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनों का लाना उसका गलत फैसला था। वह बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं चाहिए, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे पूजा, यूँ तो नहीं होना, जाने मन में लाइट तो बंद करनी पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी की रात। लाइट बंद करके बहुत शौक था ना तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवर, मुँह दिखाई, महंगे तोहफे, फिर यह सब देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वह तुम्हें आज बताऊंगा मैं। बल्ब बंद किया और बड़ी ज़ोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया और उसको ज़ोर से खींचा और भी चिल्ला उठी। जल्दी से वह मुझसे पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वह बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू भी बहने लगे थे। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे तो बहुत दिखाई हो, लेटो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी करूँगा। अभी मैं प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ, जबकि मैंने उसे बड़ी ज़ोरों से अपने सीने से लगा लिया था। वह जल्दी से उठी, खड़ी हुई और कमरे के बाहर चली गई। उसने मेरे बड़े भाई का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत शौक था मेरे भाई को शादी का, उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाज़ा खोला। वह भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ सोना है। और भाभी के सीने से लगकर बहुत ज़ोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ सोना है। भाई का मुंह हैरानी से खुला रह गया। मेरी भाभी पूजा के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ?
तुम्हें पूजा, कहने लगी, मैं आपके देवर के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उस वजह पूछने लगी, लेकिन वह क्या वजह बताती। उसने कुछ नहीं बताया। पूजा तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी, मुझे उसे क्या हुआ है? शादी की रस्मों पर तो बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आप लोग को मेरी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का। अब देख लीजिए उसका बचपन। हाथ पकड़ लिया नहीं कि शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए अब खुद उसे। यह सुनकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि मैं सोता, भाई मेरे बड़े गुस्से से तकिया पड़े मेरे कमरे में ज़ोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। और मैं पलट कर उसकी तरफ देखा। कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख कर सकते थे पत्नी पर? मैंने कहा कि बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी नहीं पकड़ता? मुझे क्या पता था वह तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगे, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? अरे जब 14 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो यह सब कुछ तो होगा ही ना। एक पैसे की अकल नहीं है उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुँह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनूंगी। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होता है। रात आपकी नहीं मेरी भी तो काली हो गई है, इसीलिए आप चुपचाप से सो जाइए। यह सुनकर मैं बल्ब ऑफ किया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी। मेरा भाई करवटे पर करवट बदले जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से तो सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा, मुझे नींद नहीं आ रही। बदतमीज कहीं का, पत्नी को कुछ तो वक्त देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैं दिल ही दिल में कहा, आपके साथ ऐसा होना चाहिए था। खुद तो शादी किए, मेरी भी करवा दी। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन नहीं, अब मज़ा आ रहा है ना, जब पति के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, यह शुरुआत है। देखिए तो सही, उसे नादान लड़की को कितना डराता हूँ। रोज़ जाकर आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैं दिल में इरादा कर लिया ताकि अपने माँ बाप को उस बात को झुठला कर रख दूँगा कि एक घर से दो बहनें नहीं लानी चाहिए। और मेरे इस व्यवहार से अगली 7 पुश्त तक कोई भी यह गलती नहीं करेगा। फिलहाल अगली सुबह भाभी और पूजा दोनों ही कमरे में एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा ख़राब था, बार बार भाभी को देख रहे थे। वह बेचारी नज़रें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरी क्या गलती है। पूजा जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। वह जल्दी से मुझसे घबराकर नज़रें चुरा लेती। मैं चाहता था कि उसे उसके दिल में अपना डर बैठा दूं कि वह मेरे करीब ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और मुझे तसल्ली भी थी, अब यह लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में ही रह रही थी और मेरे भाई पूरा दिन आंगन में जले पर भी बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 2 घड़ी उनको भी अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और बड़े मज़े से अपने कमरे में फिर रहा था। दिल किया कि दोस्तों में चला गया। 4 दिन बाद इन दिनों दोनों बहनों का पग फेरा भी था। आज हम दोनों भाइयों की शादी का 6वां दिन था और हमारे घर पर मेरे ससुराल वाले आए थे। आज भाई बड़े तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी ही ना रख रही थी। पूजा मेरे पास बैठी थी। मैंने उसकी बाजू पर और ज़ोर से दबा लिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो जाओगी कहाँ? इसी तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने गए थे। वापस आने पर फिर से मैं पूजा को डराया, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी? मुझे आना तो तुम्हें ही मेरे ही कमरे में है, और ना ही आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो।
आज तो मैं सही में तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। अब उसकी चंचलाहट उसके एक रात में ख़त्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ कह दिया था कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। इसीलिए वह पूजा को समझा रही थे कि देखो, इस तरह से नहीं करते। लेकिन वह अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़े आंगन में बैठी थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना उस कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वह कहने लगी, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी कि अगर शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कमरे में भागने की कोई बात नहीं होती। फिर भी पूजा अपने जिद पर अड़ी रही और नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहाँ रह लूँगी। देखो, यह सब तो नहीं हो सकता। देखो, उस वक्त तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, तुमने कहा ठीक है, तुम्हें शादी करने से कोई ऐतराज़ नहीं था। वह कहने लगी, मुझे क्या पता था कि यह होता है शादी, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जाऊंगी आपके देवर के कमरे में। भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे और वह बार बार नज़रें चुराकर पूजा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि देवर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी दिखाओ, क्या बचपना है पूजा, देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं दीदी प्लीज़, मुझे घर भिजवा दीजिए। उस वक्त मैं अपने कमरे में नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही सारा नज़ारा दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझाया बुझाकर मेरे कमरे तक ले आई, लेकिन वह कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मुड़ेरे जा रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। यह देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह इस तरह डर जाएगी। वह चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से उसने अपना एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वह बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर धीरे से अपना तकिया उठाया और चादर उठाया, बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, यह लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? वह जल्दी से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। वह मुझे कुछ भी नहीं कहती, ज़्यादा वक्त उसकी भाभी के साथ ही बिताता था या फिर मेरी मम्मी के साथ। वह उसके साथ बैठी रहती, गप्पे सब पर मारती रहती, हंसती रहती। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता, मुझे देखकर उसे जैसे सांप सूंघ जाता। शायद भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वह महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना और जोक जोक सुनाना। पापा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब जब सो जाते तो वह आंगन के सोफे पर आराम से जाकर सो जाती और फिर सुबह उसे सबके उठने से पहले मेरे कमरे में आकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। इसी तरह महीना भर बीत गया। पापा ने कहा, सबसे पहले हनीमून पर बड़े बेटे और बड़ी बहू जाएंगी। जब वह वापस आएंगे फिर छोटे बेटे छोटी बहू को भेज देंगे। भाई और भाभी बहुत खुश थे, लेकिन पूजा बड़ी उदास थी। कहने लगी, दीदी आप भी अभी क्यों जा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं भी आप लोगों को साथ घूम कर आ जाऊंगी, मुझे आपके देवर के साथ नहीं जाना। पूजा भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब यह
हुआ कि वह भाई के कमरे में जाकर सो जाती, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। फिलहाल मेरी पत्नी भी थी। शुरू-शुरू मैंने पापा और भाई की ज़बरदस्ती शादी की वजह से मैंने यह सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था कि वह कमरे में आए, मुझसे बातें करे। अब मेरे जज़्बात भी उभर रहे थे, जो अब तंग करने लगे थे। लेकिन जिस तरह मैं उसे डरा चुका था, वह तो मुझे देखते ही डर जाया करती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि पूजा से मुझे अपने किए गए व्यवहार की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे प्यार और वह सब कुछ देनी चाहिए जिसकी वह हकदार थी। मैं भी कब तक उसे यूं ही दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वह तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने भाई के कमरे में लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुल चुका था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा को लॉक किया तो अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्का सा दरवाज़ा को बजाया, लेकिन पूजा ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने उसे खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया। वह बेफिक्र पर बेड पे सो रही थी। उसके बालों की लत हवा से उड़कर उसके चेहरे पे बिखरी हुई थी। उसकी हुस्न को और भी ज़्यादा कर चाँद लग रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा, बहुत हो चुका मेरा गुस्सा, अब ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं भी भाई की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहता था। भाई को गए हुए भाभी 8 दिन हुए थे और अभी 8 दिन के बाद उनको वापस भी आना था। फिर मुझे पूजा के साथ जाना था। मैं चाहता था इससे पहले मैं पूजा के साथ दोस्ती कर लूँ। मैं धीरे से पूजा को आवाज़ दी, लेकिन वह बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उसे खिड़की से अंदर जाकर जगा सकता, इसीलिए मैंने खिड़की को कांच को खटखटाया। पूजा उठो। यह भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ माँ पापा के कमरे तक ना चली जाए। बड़ी मुश्किल से ही सही उसने अपनी आंखें खोली। मुझे खिड़की के पास देखकर वह वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, क्या रोज़ रोज़ का तमाशा बना लिया? तुम्हें चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन यह सुनकर वह फिर से घबराने लगी। मुझे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैंने कहा, पूजा, अच्छा भाई, आई एम सॉरी। तुम्हारे साथ अब कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आ जाओ। लेकिन वह ना में सिर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आकर अब जलने लगा था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मार ली थी। कमरे में खड़ी, दरवाजे सब कुछ बंद करके सोई थी। फिलहाल खाना उसे टेबल पर मेरे साथ ही बैठकर खाना पड़ा था। मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे। जैसे ही वह खाने खाने के लिए बैठी थी, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता। जब भाभी थी तो वह उनके साथ बैठती थी। मैंने उसे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डालो। उसने चावल मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वह बुरी तरह से चीखी। बाकी सब भी मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी उसे पर एक नज़र डाली। वह मेरे पाँव के नीचे से अपना पैर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इस वजह चिल्लाने पर मैंने अपना पैर नहीं हटाया। गुस्से से और दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वह अपना पाँव पीछे करती थी। मैं फिर उसके पाँव तक पहुँचने जाता। वह इस तरह नर्वस थी कि उसने खाना ठीक से नहीं खाया। जब से भाभी गई हुई थी, सारा काम उसके सर पर आ गया था। माँ से पूछ कर खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे, वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल के ग्लास में डालने वह बर्तन धोने में बिजी थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह बुरी तरह से डरती हुई पीछे हटी। मैंने उसका मुंह अपने हाथों से दबा लिया और उसने बाहों में जकड़ लिया था। वह बुरी तरह से उछल रही थी, पीछे पलटकर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसके कंधे पर अपना सिर रखकर चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना क्यों
भागती हो, पति हूँ तुम्हारा। कहने लगी, आप मुझे छोड़ो प्लीज़। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाभी और भाभी वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर ही जाना पड़ेगा। फिर वहाँ क्या करोगी पूजा? अगर आज तो मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन कर बदला लूँगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसे इस तरह अकड़ से बात क्यों करता था। मेरा यह कहना था कि वह चिल्लाने लगी। मैं जल्दी से उसे छोड़ दिया। मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, कॉकरोच। माँ कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, अभी शेल्फ पर था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया, मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए उसने यह सब कुछ किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी भाई दोनों आ गए थे। अब तो हमारी शादी को 2 महीना बीत चुके थे, लेकिन मिस पूजा थी कि मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वह आंगन में तकिया रखकर लेट जाती थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैंने नहीं जाना। अगर अपना ज़बरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूँगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक़ से चिल्लाओ। यह कहकर मैंने उसके मुँह पर हाथ रखकर दिया और ज़बरदस्ती उसे कमरे में ले आया और लाइट बंद कर दी। उसे बेड तक लाया ही था कि भाई की दरवाज़ा खटखटाया की आवाज़ आई और वह माँ का कमरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगे, भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माँ जाकर अच्छी से उसे क्या हुआ? बात कुछ ऐसी थी कि मुझे पूजा को छोड़ना पड़ा। वह भी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी माँ ने पूजा से कहा, जाओ नींबू पानी बनाकर लाओ। नींबू पानी बनाकर लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। तभी मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। खुशी की खबर तो थी, इसीलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसीलिए अब हमारा हनीमून तो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी पूजा पर पड़ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन वह इस घर में घन चक्कर सी बन जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उसे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आने पड़ी थी। फिर उसे पर मेरा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर ही अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज़ बेड पर आराम से सो जाया करो। कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं करूँगा। लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में उसके साथ काम में मदद भी करवा देता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि पूजा, मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। आप मुझे अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वह कहने लगी, वह तो करते हो, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा ना। इसीलिए कहने लगी, आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती या बदतमीज़ी तो नहीं करोगे? उस दिन जो तुमने किया था तो मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आओगे? मैंने कहा, नहीं, करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वह मेरी बात मान गई, मुझसे बातें करने लगी। अब तो बहुत हंसी मजाक भी हो जाती थी, मौज मस्ती भी हो जाती थी। रात को जब सारे काम से फ्री होती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाकर लाता। काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि अनजाने में उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का टाइम भी बीत गया। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे और पूजा को भाई भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत इंतज़ार में थे।
देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह कहने लगे, मिस्टर, आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा सके। यह सुना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई टूट ही थे, जैसे सांस लेना भूल गए हो। यही हाल पूजा का भी था। कहने लगे, डॉक्टर, या आप क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो ठीक थी। तभी कहने लगे कि उसका बीपी लो हो गया था, इसीलिए सब कुछ बहुत आनन-फानन में हो गया। हम पर तो जैसे मुसीबत टूट पड़ी थी। पूजा और भाई की सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूँ फूट-फूट कर रोते हुए देखा था। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था। यह सब कैसे हो गया था? एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ पूजा को, लेकिन हम दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। यह खबर जब पापा को सुनाई तो वह भी परेशान हो गए। मम्मी-पापा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास था, क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। माँ आई तो पूजा उनके गले लगकर रोने लगी। यह खबर जब पूजा के मायके में गई तो उन पर तो जैसे मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ी थी। फिलहाल वक्त था जो गुजर गया था, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियाँ ही खत्म होकर रह गई थी। उस मासूम बच्चे को पूजा संभालने लगी। वह चुप-चुप सी हो गई थी। उसका सारा बचपन पहले की तरह हँसना बोलना जैसे खत्म हो चुका था। भाई भी अब चुप रहने लगे थे। उसने बात करो तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने बीत गए थे। मुझे लगता था जैसे पूजा अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वह थकी हारी आकर बेड पर बैठी तो मोहित रोने लगता। भाई का बेटा था। वह उसे चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसा करो, उसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भरी रहती। कहने लगी, मोहित आपसे चुप नहीं होगा, मेरे पास ही ज़्यादा रहता है। मैंने कहा, उसको पकड़ लूँगा। इसी तरह 1 साल वक्त बीत गया और मैं पूजा के लिए तरसता रहता था। लेकिन पूजा को तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वह सभी घर को संभाल रही थी। ऐसे में पूजा के मायके में एक और मुसीबत आन पड़ी। पूजा का बड़ा बहनोई, जो कि एक कार के हादसे में उसकी मौत हो गई थी, वह सभी वहाँ पर चले गए थे और रोने पीटने लगे। एक ही साल में 2 पूजा के मायके में 2-2 मौत हुई थी और यह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत जल्द उसकी बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने उसके मायके भेज दिया था और कहा कि हम इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह मेरे घर वालों और पूजा के घर वालों एक साथ इकट्ठे हुए और भाई की शादी पूजा की विधवा बहन से कर दी गई। पूजा की विधवा बहन को भी 2 बच्चे थे। हमने उसे बच्चों को भी अपना लिया। इसी तरह पूजा मेरे और मेरे करीब आ गई, क्योंकि यह आइडिया मैं ही दिया था। अब वह मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी और मेरे करीब आने लगी थी। अब बहुत समझदार हो गई थी, मेरे जज़्बातों को भी समझने लगी थी और वह भी मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। इस तरह हम दोनों एक दिन मिलन हुआ और इस तरह हम दोनों जिस्म एक जान हो गए। 6 महीने बाद ही पूजा भी प्रेग्नेंट हो गई। पूजा की बहन बहुत अच्छी थी। भाई उसको बहुत खुश रखते थे और उसे दोनों बच्चों को भी आप बाप का नाम देकर बड़ा कर रहे थे। इधर मोहित भी बड़ा हो रहा था। इसी तरह हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से एक बार मुस्कुराहट उठा था। 9 महीने बाद पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिससे मेरी खुशियों में 4 चांद लग गई थी। मेरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कहानी हम लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।